Okay, good morning, all of you. Today, we will discuss about centrifugal clutch. In last class, we already discussed about सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच. ठीक है, जिसमें कि सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच में क्या होता था कि लो स्पीड पे स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग के फोर्स से क्लच जो है वो कनेक्टेड होता था, और जैसे ही स्पीड इंक्रीज होती थी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो है क्लच में जो है प्रॉपर कनेक्शन होता था. ठीक है ना. एंड दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगल क्लच. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच में क्या होगा, इसमें आपको अलग से स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग के फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, स्प्रिंग के फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्लच को एंगेज करके रखने के लिए, क्योंकि ये टोटली सेंट्रीफ्यूगल क्लच है. ठीक है ना, इसमें आपको स्प्रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें फुल्ली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हिसाब से ही वो वर्क करेगा. जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो क्लच का जो इंगेजमेंट है वो बहुत अच्छे से होता जाएगा. ठीक है ना. देखो, आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये आपका साइड व्यू से आपको डायग्राम बनाया गया है. एग्जाम में आपको यही डायग्राम बनाना होगा, ये वाला. ठीक है, जब आपको एग्जाम में आएगा सेंट्रीफ्यूगल क्लच. ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं बट ये आपको कंपलसरी होगा. और ये इसका फ्रंट व्यू दिख रहा है. ठीक है ना, फ्रंट व्यू दिख रहा है. देखो यहाँ पर क्या है, आपको देखो ये 4 स्प्रिंग दिख रहे हैं, 1 2 3 4. ठीक है, और ये एक ड्रम है. ठीक है, इस ड्रम में ये सेंटर में एक एक्सल होगा. ठीक है, और उस एक्सल से ये 4 स्प्रिंग कनेक्टेड है, और ये 1 2 3 4, ये 4 इसमें शू लगे हुए हैं. ठीक है ना. अब क्या होगा, जब इंजन रोटेट करेगा, ठीक है ना, तो इंजन जब रोटेट करेगा तो क्रैंक शाफ्ट से हमने इस क्लच के शाफ्ट को ज्वाइन किया हुआ है. तो इंजन के रोटेशन से क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगा, और ड्यू टू रोटेशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट दिस सिस्टम विल स्टार्ट रोटेटिंग. ठीक है ना. ये जो आपका अरेंजमेंट है, ये शाफ्ट, ये स्प्रिंग और ये शू, ये रोटेट होना शुरू होगा. और जैसे ही जब ये रोटेट होना शुरू होगा, देखो अभी क्या है कि ये जो स्प्रिंग्स लगे हैं, ये स्प्रिंग इस शू को अंदर की तरफ जो है वो खींच करके रखे हुए हैं. ठीक है ना. जब इसमें जैसे जैसे ये रोटेट होगा तो रोटेशन की वजह से यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा. और क्योंकि ये शू जो है वो हैवी है, ठीक है ना, तो हैवी होने की वजह से जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा तो ये बाहर जाने की कोशिश करेंगे. बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो ये स्प्रिंग को खींचेंगे बाहर की तरफ, और ये बाहर की तरफ फैलेंगे. और जैसे जैसे ये फैलेंगे तो वो ये जो ड्रम दिख रहा है हमको, ठीक है ना, वो इस ड्रम के से कांटेक्ट होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है ना. अब क्योंकि ये अंदर वाला सिस्टम रोटेट हो रहा है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से ये शू जो है इस ड्रम से कनेक्टेड हो गए. ठीक है, कनेक्टेड हो गए तो अब ये ड्रम भी रोटेट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है ना, ये जो ड्रम है ये भी रोटेट होना शुरू हो जाएगा. फिर ये जो ड्रम का जो मैकेनिज्म है, इस ड्रम से आप अगर इस तरफ देखेंगे तो बाहर में बैक साइड में इसमें एक छोटा सा स्लॉट बना होता है, जिसमें आप जो है अपना बेल्ट ड्राइव लगा सकते हैं. ठीक है ना. तो बेल्ट ड्राइव जब तो जब ये बाहर वाला ड्रम घूमेगा तो वो बेल्ट घूमेगा, और वो बेल्ट जो है आउटपुट व्हील में पावर को ट्रांसमिट कर देगा. ठीक है ना. तो इन दिस सेंट्रीफ्यूगल क्लच हम लोग यहाँ पर जो है स्प्रिंग फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्लच को एंगेज करने के लिए. The totally centrifugal force is using for engagement of clutch. और ये जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी. ठीक है, और जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इंगेजमेंट और स्ट्रांग होता जाएगा. ठीक है ना. तो ये वाला जो क्लच है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ये यूज किया जाता है
मोपेड्स वगैरह में यूज किया जाता है, लूना में, ठीक है। प्लस ऐसी गाड़ियों में इसका इस्तेमाल होता है जहां पर जो गाड़ियां बिना गियर की चलती है, ठीक है ना, बिना गियर की जो गाड़ियां चलती है वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपकी स्कूटी वगैरह हो गई, उसमें गियर्स नहीं होते हैं, तो वहां पर भी सेंट्रीफ्यूगल क्लच काम करता है। तभी आपने देखा होगा जब आप मोपेड को, ठीक है ना, विदाउट गियर वाली गाड़ी को जब आप थोड़ा सा एक्सीलरेट करते हैं तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ती है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सीलरेट करोगे, ठीक है ना, तो इंजन की स्पीड कम है, इंजन की स्पीड कम है तो ये अंदर वाले मैकेनिज्म की स्पीड कम है, स्पीड कम होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम क्रिएट होगा, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर कम बनेगा तो ये शू जो है बाहर की तरफ जाएंगे, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बनेगा ड्रम के साथ, तो इस, ठीक है ना, तो इसलिए हमको गाड़ी की स्पीड कम मिलेगी। बट व्हेन यू एक्सेलरेट मोर, in that situation the speed of engine is more, and because of the more engine speed this system will rotate so fast, okay, and when this system will rotate so fast the centrifugal force is more, and because of that this shoe gets engaged properly with the drum, okay। तो इस तरीके से स्पीड बढ़ाने से प्रॉपर एंगेजमेंट होता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है ना। सर इसमें फ्लाईव्हील नहीं रहता ना? क्या चीज? फ्लाईव्हील इसमें नहीं रहता ना? फ्लाईव्हील फ्लाईव्हील आपका जो है वो उस वहां पर लगा होगा ना, फ्लाईव्हील जो है आपके क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, जस्ट क्रैंक शाफ्ट के इंजन के मैकेनिज्म से लगा हुआ। इसमें देखो, इसमें उस तरीके का सिस्टम नहीं है। आप ये जो ड्रम है ना, ठीक है ना, एक तरीके से इस ड्रम को आप फ्लाईव्हील बोल सकते हो अभी, ठीक है ना। अच्छा। अलग से वो वाला मतलब थोड़ा मैकेनिज्म इसका अलग है। ये जो ड्रम है एक तरीके से इसको फ्लाईव्हील बोला जा सकता है, ठीक है ना। इसका मैं आपको वर्किंग दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो एक्सप्लेन किया वही चीज आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। और देखो, दिस सेंट्रीफ्यूगल क्लच इज टोटली ऑटोमेटिक क्लच, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ क्लच लीवर, एंड दिस सेंट्रीफ्यूगल क्लच वर्क्स विद द स्पीड, ठीक है ना। जैसे जैसे स्पीड आप बढ़ाओगे उसके हिसाब से ये वर्क करेगा, स्पीड वेरिएशन से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अलग से क्लच लीवर की जरूरत नहीं है इसको रन कराने के लिए, ठीक है। इसका आप वो देखेंगे वीडियो एक बार, बड़ा सिंपल सा वीडियो है। ठीक है, देखो ये ड्रम है बाहर की तरफ, और ये ग्रीन कलर के 4 यहाँ पर शू लगे हुए हैं, दीज रेड्स आर स्प्रिंग्स, और ये आपका शाफ्ट हो गया जो कि क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है। अब देखना जब ये स्पीड बढ़ेगी तो ये क्लच शू बाहर की तरफ फेंकाएंगे और ये इस ड्रम से कांटेक्ट में आ जाएंगे। वो देखो, ठीक है ना। अब देखो बाहर का ड्रम भी रोटेट होना शुरू हो गया, फिर आप इस ड्रम से आप बेल्ट ड्राइव लगा दीजिए, वो आगे की गाड़ी को चलाएगा। फिर स्पीड कम हुआ, देखो जो शू है वो डिसएंगेज हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इसकी हमने वर्किंग भी समझ ली एक तरीके से, कंस्ट्रक्शन भी हमने समझ लिया। कंस्ट्रक्शन में ड्रम था, स्प्रिंग था और शू थे, ठीक है ना, फ्रिक्शन पैड्स बोल सकते हो। और उस वो जो शू लगा हुआ है उस शू में फ्रिक्शन मटेरियल होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज वो ड्रम के साथ स्लिप करेगा, ठीक है ना, और बेटर पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो ये सब रिक्वायरमेंट है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया कि इट वर्क्स टोटली बेस्ड ऑन दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। तो ये आपका वर्किंग भी हो गया, आपने समझ लिया। और इसके हम थोड़ा एडवांटेजेस वगैरह देख लेते हैं।
advantages. Centrifugal clutch, सेंट्रिफ्यूगल क्लच हैज लेस मेंटेनेंस, ठीक है ना। देखो क्योंकि इसमें इसका मैकेनिज्म सिंपल है, ठीक है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका कम होगा एंड इट इज लेस चीपर है ना, लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। और मैंने बताया था कि क्लच पेडल की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें बिकॉज इट इज टोटली ऑटोमेटिक क्लच, ठीक है। एंड इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द इंजन फ्रॉम स्टॉलिंग, ठीक है, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द इंजन फ्रॉम स्टॉलिंग, मतलब कि आप गाड़ी को, अगर आप गाड़ी को खड़ी कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो इंजन वर्क करता रहेगा, ठीक है ना, लेकिन क्लच को वहां पर आपको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो स्टॉलिंग मतलब स्टॉप कंडीशन को बोला जाता है कि गाड़ी खड़ी है, गाड़ी मूव नहीं करना चाहती है, लेकिन इंजन आपका चलता रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पे काम करेगा और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स तभी एक्शन में आएगा जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है ना। एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस, ड्यू टू स्लिपिंग एंड फ्रिक्शन देयर इज लॉस ऑफ पावर, ठीक है, इसमें थोड़े से चांसेस होते हैं, स्लिप के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, तो पावर का लॉस होगा, जितना पावर ट्रांसमिट होना चाहिए उतना फुल्ली पावर ट्रांसमिट नहीं होगा। And it does not transfer a high amount of power because centrifugal clutch shoes slips in heavy load condition, ठीक है ना। ये जो है हाई अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाता है क्योंकि सेंट्रिफ्यूगल क्लच के जो शूज होते हैं, ठीक है ना, वो ड्रम के साथ हैवी लोड कंडीशन में स्लिप कर सकते हैं, इसलिए आप देख रहे हो कि ये जो सेंट्रिफ्यूगल क्लच है ये ज्यादा हैवी गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि उतने ज्यादा हैवी लोड को ये बियर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। एंड इट कॉजेज ओवर हीटिंग प्रॉब्लम्स, ओवर हीटिंग के भी चांसेस इसमें नहीं होते हैं, ठीक है ना। एंड इट्स एंगेजमेंट एंड डिस एंगेजमेंट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द ड्राइविंग शाफ्ट, ठीक है ना, ये मैंने बताया आपको पहले ही कि इसका एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड बढ़ाएंगे तो एंगेजमेंट बढ़ता जाएगा, स्पीड कम करेंगे तो एंगेजमेंट जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है ना। एंड द एप्लीकेशंस आर, it is used in mopeds, I already told you about that, and go karts, ठीक है ना। गो कार्ट्स वो जो छोटे छोटे रेसिंग कार्स, रेसिंग कार नहीं, रेसिंग वाले जो आते हैं ना, छोटे जो रेसिंग फॉर्मूला 1 वाली जो गाड़ियां होती है उसी मॉडल का जो छोटा मॉडल आता है, ठीक है, उसको गो कार्ट्स बोलते हैं, उसमें भी इस्तेमाल होता है। एंड मिनी बाइक्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। चेन सॉ एक जो कटिंग वाली एक मशीन आती है, ठीक है, उसको चेन सॉ बोलते हैं। एंड लॉन मूवर्स जो कि उसमें यूज होता है, इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड बोट्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है, पैरा मोटर्स में इसका इस्तेमाल होता है। पैरा मोटर्स जो आपके जो फ्लाई करते हैं, जो पैरा मोटर्स, जो पैराग्लाइडिंग वाले जो होते हैं मशीन, उसमें इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। सो द सेंट्रिफ्यूगल क्लच इज टोटली अ fully automatic clutch, there is no separate clutch lever is required, okay, it totally works based on the centrifugal force and its principle depends on the speed of the driving shaft, okay, but there are some disadvantages that it does not transfer a high amount of power because there is chances of slipping of shoes, okay. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच। और आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं, ग्राफ आपको देखो दिख रहा है, इन एक्स एक्सिस द इंजन स्पीड इज देयर, इन वाई एक्सिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। देखो जैसे इनिशियली जब स्पीड बढ़ेगी, स्पीड जब बढ़ती है, देखो हमको ग्राफ देखना है, ये डार्क लाइन, ये हो गया डार्क, फिर ये डार्क एंड देन दिस इज अ डार्क लाइन, ठीक है। इनिशियली जब इंजन की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है ना, तो थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है। देखो इंजन की स्पीड 0 है, यहाँ पर 0 में भी
थोड़ी सी हम जब इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ रहा, सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुरू में कांस्टेंट रहता है, एकदम से नहीं बढ़ता है, ठीक है ना, जब इंजन की स्पीड काफी कम है। फिर हम जब गाड़ी को और एक्सेलरेट करते हैं तो इंजन की स्पीड जब सडनली इंक्रीज होती है तो हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काफी सडनली यहाँ पर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। उसके बाद एक टाइम पे जाकर के फिर से वो भी कांस्टेंट हो जाता है। तो ये आप ग्राफ ध्यान रखेंगे, इंजन स्पीड वर्सेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ओके, नेक्स्ट इज, तो अभी तक सर जब हमने, इंजन की स्पीड ही 0 है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे? next type of clutch is fluid flywheel. Okay, so you can say the fluid flywheel is a automatic clutch. Fluid flywheel is a automatic clutch. In fluid flywheel there is no mechanical contact between the two plates. Okay, between the two members, there is no physical contact. In the fluid flywheel the fluids are used, and uh, because of the centrifugal force the power transmit. ओके, मैं आपको इसकी वर्किंग पहले आपको दिखाता हूं, फिर इसको समझते हैं और आसान होगा, ठीक है। देखो, ये जो नीचे वाला लोअर पोर्शन दिख रहा है जो थोड़ा ग्रे कलर का है, इसके दो मेंबर होते हैं, फ्लूइड फ्लाईव्हील के दो मेंबर होते हैं, एक, ठीक है, दोनों, एक नीचे वाला जो मेंबर होता है उसे हम पंप या इम्पीलर कहते हैं, ठीक है, और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम टरबाइन कहते हैं। ये जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है ये पंप या इम्पीलर है, इसमें ऐसे फिन्स बने हुए हैं, ब्लेड्स वगैरह, और ये जो ऊपर का जो पोर्शन है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम टरबाइन कहते हैं, इसमें भी यहाँ पर ब्लेड्स बने हुए हैं। नीचे वाले को हम कहते हैं पंप और ऊपर वाले को हम कहते हैं टरबाइन, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, दिस पंप और इम्पीलर इज कनेक्टेड विद द इंजन शाफ्ट। ओके, व्हेन इंजन रोटेट्स दिस इम्पीलर स्टार्ट्स टू रोटेट। जब ये इम्पीलर रोटेटिंग शुरू करेगा तो इसके अंदर फ्लूइड रहता है, ठीक है ना, फ्लूइड्स मींस ऑयल, ठीक है। अब ये इम्पीलर के रोटेट होने से ये जो फ्लूइड है ये भी रोटेट होना शुरू होगा। when this fluid will start to rotate, so the centrifugal force is created in the fluid, और जब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब क्रिएट होगा तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो ऑयल जो है वो बाहर की तरफ फेंकाएगा, और जब वो बाहर की तरफ फेंकाएगा लेकिन ये टोटली क्लोज है, तो वो क्या करेगा, इस टरबाइन के जो ब्लेड्स बने हुए हैं उसको जाकर के हिट करेगा, और उसको जब हिट करेगा तो वो टरबाइन के ब्लेड्स भी आपस में घूमने लग जाएंगे, ठीक है ना। और तो अब हमने क्या किया कि इस इम्पीलर से पावर को ट्रांसमिट कर दिया टरबाइन पे, और इम्पीलर को पावर कहां से मिला था, इंजन से, और टरबाइन को हमने किससे कनेक्ट किया है, अपने गियर बॉक्स से। तो अब हमारा पावर जो है इंजन से गियर बॉक्स तक ट्रांसमिट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और ये जो दोनों कंपोनेंट है, इम्पीलर एंड टरबाइन, इनके बीच फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, इनके बीच थोड़ी गैपिंग होती है, लेकिन टरबाइन रोटेट होना क्यों शुरू हो गया, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ऑयल, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, और आपका ये जो है इम्पीलर ये ड्राइविंग मेंबर हुआ, और जो टरबाइन है वो ड्रिवन मेंबर हुआ। अब इस वीडियो को देखिए एक बार ध्यान से। देखो, ये आपको तीर के निशान दिख रहा है बाहर की तरफ, ठीक है ना, ये क्या है, हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, और जिसकी वजह से ऑयल जो है वो आउटवर्ड फेंका रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोपेल्स द फ्लूइड आउटवर्ड। देखो, देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द पंप व्हील एंड टरबाइन।
यहाँ पर देखो ये आपको ग्रीन कलर में शेडिंग दिख रही है, ये गैप को शो कर रहा है। तो यहाँ पर वियर एंड टीयर नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। देखो अभी ये नीचे वाला जो इम्पिलर है ये रोटेट होना शुरू हो रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, और ये अंदर ये जो ग्रे कलर का जो शेड दिख रहा है, ये फ्लूइड है जो कि रोटेट होना शुरू हो रहा है सर्कुलर पाथ में। और देखो उसकी वजह से ऊपर का जो टरबाइन है उसमें भी देखो उसकी भी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। देखो ये इसका मैकेनिज्म है, इसमें ब्लेड्स बने हुए हैं, ये इस तरीके के ब्लेड्स। ये देखो ये इस तरीके से फ्लूइड्स जो है इम्पिलर से टरबाइन की तरफ फ्लो हो रहा है, फिर वापस उसमें जा रहा है इम्पिलर में, फिर ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करता है और ये कंप्लीट हाउसिंग के अंदर पैक होता है, ठीक है ना, सो दैट द ऑयल विल नॉट लीक फ्रॉम दैट हाउसिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ये आपका इसका आपको ये डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करना है। देखो ये जो लेफ्ट वाला है, ठीक है, ये आपका इंजन शाफ्ट हुआ, इंजन शाफ्ट। इंजन शाफ्ट से हमने ये ड्राइविंग मेंबर कनेक्ट किया हुआ है विच इज कॉल्ड पंप और इम्पिलर। एंड ये जो ट्रांसमिशन शाफ्ट है उस तरफ हमने हमारे ड्रिवन मेंबर को कनेक्ट किया विच इज कॉल्ड टरबाइन, ठीक है ना। और ये फ्लूइड के मोशन को शो कर रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। उसकी वर्किंग हमने देख ली, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना होगा। Working when the engine is started, the driving member starts to move inside the housing containing oil, ठीक है ना। जैसे इंजन स्टार्ट होगा ड्राइविंग मेंबर मूव होना शुरू हो जाएगा। As the impeller is completely filled with oil, due to the centrifugal force, this oil is forced radially outwards, ठीक है ना। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो ऑयल है वो रेडियली बाहर की तरफ थ्रो होंगे, आउटवर्ड्स। The impeller is designed such that the splashed oil will strike the veins of the driven member। और इम्पिलर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये जो ड्रिवन मेंबर है मींस टरबाइन के वेन्स को उस डायरेक्शन पे स्ट्राइक करेंगे ताकि वो वेन्स की वजह से वो टरबाइन घूमना शुरू हो जाए, ठीक है ना। Hence the runner is forced to move in same direction and tends to rotate at the same speed। और जो रनर है, रनर मींस टरबाइन, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन पे सेम स्पीड से रोटेट होना शुरू होता है। एक चीज याद रखना कि फ्लूइड फ्लाईव्हील इज अ ऑटोमेटिक क्लच,
इसमें ड्राइविंग मेंबर और ड्रिवन मेंबर की स्पीड सेम होती है, ठीक है ना, सेम स्पीड पे रोटेट करता है। Advantages is no wear on moving parts because there is no physical contact between the two parts. No adjustment to be made, इसमें कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करना है आपको, ये ऑटोमेटिक वर्क करेगा। नो मेंटेनेंस नेसेसरी एक्सेप्ट ऑयल लेवल, यहाँ पर आपको कोई मेंटेनेंस भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑयल लेवल को चेक करना है। सिंपल डिजाइन, नो जर्क ऑन ट्रांसमिशन व्हेन द गियर इंगेजेस, गियर इंगेज होते समय कोई जर्क भी नहीं आएगा, जबकि हमारा जब फ्रिक्शन क्लच होता है वहां पर कई बार आप गाड़ी चलाते हुए समय भी देखोगे कि जर्क क्रिएट होता है, ठीक है ना। और उस जर्क को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने उस क्लच प्लेट में डैम्पर स्प्रिंग्स भी लगाया था, 5 से 6 पीसेस ऑफ डैम्पर स्प्रिंग्स, ठीक है। एंड नो स्किल रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग इट बिकॉज इट इज ऑटोमेटिक क्लच, so there is no skill is required, no person is required to operate this. And car can stop in gear and move off also by pressing the accelerator pedal only, ठीक है। इसका मतलब है कि कार जो है वो गियर कंडीशन में भी स्टॉप हो सकता है, रोका जा सकता है, ठीक है ना। और बस वो मूव कर जाएगा, बस आप एक्सीलेटर पेडल को मूव करेंगे आप तो वो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये पूरा इसका जो है कंप्लीट वर्किंग भी हो गया, ठीक है ना, किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है, किस तरीके से हमारा जो फ्लूइड फ्लाईव्हील वर्क करता है। एडवांटेजेस हो गए, ठीक है। तो ये जो है आपका तो हमने क्लच के फंक्शन पढ़ लिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लच एंड हाउ, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्लच and what the types of clutch. There are two types of clutch. First is friction clutch and another one is fluid flywheel. And the friction clutch is having there are different types of clutches like cone clutch, single plate clutch, multi plate clutch, semi centrifugal clutch, centrifugal clutch, okay. And we already studied all the working of all the clutches, and we already studied that how the fluid flywheel work, okay. So this is all about your clutch part. तो क्लच जो था हमारा सेकंड यूनिट था, ठीक है, जो कि कंप्लीट हो गया हमारा। यूनिट 1 का एक सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है और यूनिट 2 का हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया पोर्शन, ठीक है ना। अभी ये मैं आपको स्लाइड्स, ये जो पीपीटी आपको मैं व्हाट्सएप में भी भेज दूंगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और